Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Class, we were studying the beta decay और प्रीवियसली जो हम बात कर चुके हैं पहले थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि आज हमारे पास बीटा डिके में मजीद क्या है। क्योंकि जो प्रीवियसली हमने बात की थी वो हमने सिंपल मैकेनिज्म्स की बात की थी, हमने ये देखा था कि कितने टाइप के जो डिकेज हैं वो पॉसिबल होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आया जो बीटा डिके के बारे में हमने पढ़ा है या जिन पार्टिकल्स की हमने बात की है, तो क्या वहां पर किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसीज भी थी या ऑल सेट है। तो उसके लिए आज हम लेक्चर में देखेंगे कि क्या होता है। देखिए जी, हमने ये बात की थी कि हर वो न्यूक्लियाई जिसमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का इम्बैलेंस है तो वो अनस्टेबल होते हैं और वो अपने आप को स्टेबल कंडीशन में ले जाने के लिए कुछ रेडियो एक्टिव डिकेज फॉलो करते हैं। अब ये रेडियो एक्टिविटी के अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्पेसिफिक स्टेबिलिटी लाइन के ऊपर नीचे बात की जाए और अगर आपके पास जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर लेस देन 82 है और फिर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो फिर क्या होता है, उसमें होता है बीटा डिके। यूजुअली हर वक्त जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में या फिर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है विद द इजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एन पॉजिट्रॉन और अ पॉजिट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इस किस्म के प्रोसेस को हम बीटा डिके कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन इसमें से इमिट होता है उसको हम बीटा पार्टिकल का नाम देते हैं। अब आपके पास जो हमने देखा था, हमने कल प्रीवियसली लेक्चर में ये देखा था कि ये स्टेबिलिटी कर्व है और इसमें 82 जेड से नीचे नीचे सारा जो है बीटा डिके हो रहा है और इस कर्व से नीचे जितने भी आपके पास मौजूद हैं एलिमेंट्स, उनमें हो रहा है बीटा पॉजिटिव और ऊपर वालों में हो रहा है बीटा नेगेटिव। तो यूजुअली वो पार्टिकल्स जिसमें आपके पास प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं वहाँ पर होता है आपके पास बीटा पॉजिटिव डिके, यानी एक न्यूक्लियस है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो उसमें क्या होता है, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ज़्यादा करने के लिए, ज़्यादा स्टेबल होने के लिए प्रोटॉन अपने आप से एक पॉजिटिव पॉजिट्रॉन को सेपरेट करता है और उसको निकाल देता है न्यूक्लियस से बाहर। और इसके 2 तरीके हमने पढ़े थे। हमने कहा था ये ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास ही कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, एक पॉज़िट्रॉन बाहर निकल गया है, या दूसरा तरीका क्या है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन कैप्चर, कि आपके पास किसी भी प्रोटॉन ने क्या किया है कि पास वाले किसी शेल के इलेक्ट्रॉन में से खींच लिया इलेक्ट्रॉन और खुद बन गया वो न्यूट्रॉन और वहाँ पर शुरू हो गई है आपके पास एक एक्स-रेज़ की अम, जनरेशन। तो इन दिस वे प्रोटॉन जो है वो स्पॉन्टेनियसली चेंज हो सकता है न्यूट्रॉन में विद द एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, हमने जो प्रीवियसली बात की थी उसमें हमने ये बात की थी कि आपके पास आमतौर पर जी या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन दिस इज नॉट सो सिंपल। सिर्फ ये नहीं हो रहा होता है, बल्कि जब एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज जो पॉजिट्रॉन इमिट होता है तो उसके साथ साथ एक पार्टिकल न्यूट्रिनो भी इजेक्ट होता है, और इसी तरीके से जब आपके पास एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है। तो ये जो आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है इसको आप एंटी मैटर कहते हैं। इसके डिके की वजह से जो आपके पास एटॉमिक नंबर होगा उस एलिमेंट का जिसमें से ये निकला है, उसका एटॉमिक नंबर 1 रिड्यूस हो जाएगा और उसका मास नंबर अनअफेक्टेड रहेगा। तो लाइन ऑफ स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ये आपके पास जो बनेगी क्वेश्चन वो ये बनेगी कुछ कि इफ दिस इज द एलिमेंट व्हिच इज गोइंग टू डिके विद a positron emission and a neutrino, so then this y which has one number reduced एटॉमिक नंबर, यानी अगर उसका एटॉमिक नंबर 60 था तो 59 हो जाएगा जबकि मास नंबर अनचेंज रहेगा। एक पॉजिट्रॉन निकलेगा और साथ में क्या होएगा, आपके पास एक न्यूट्रिनो निकल रहा है। तो ये इस तरह कुछ हो रहा होता है, रिएक्शन के प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, साथ में आपके पास आता है एक पॉजिट्रॉन और साथ में एक न्यूट्रिनो। एग्जांपल है इसकी नाइट्रोजन की जो कि कार्बन में चेंज हो गया है, साथ में उसमें से एक पॉजिट्रॉन निकल आया और साथ में आ गया है एक न्यूट्रिनो। तो
अब जो पॉजिट्रॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, उसका मास इलेक्ट्रॉन जितना है और आप उसको एंटी मैटर भी कह सकते हैं। तो इस किस्म के डिके को आप कहते हैं प्रोटॉन डिके। पॉजिट्रॉन जो इसमें से निकला उसको हम बीटा पॉजिटिव पार्टिकल कह रहे हैं और साथ में एक रिलीज हुआ है न्यूट्रिनो जिसको हम लेटर न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो नया एलिमेंट इसमें बना है इसकी कोई नेचुरल मतलब ये जो नया पार्टिकल आपके पास बना है उसमें कोई नेचुरल पॉजिट्रॉन एमिटर्स नहीं होते। तो पॉजिट्रॉन्स की हाफ लाइफ क्योंकि बहुत स्मॉल होती है, मतलब अभी हमने जो बात की है बीटा पॉजिटिव पार्टिकल की, तो ये हर किस्म के एलिमेंट में से नहीं निकल जाता। ये क्योंकि हाफ लाइफ पॉजिट्रॉन की बहुत स्मॉल है तो इसलिए ये आपके पास जो एमिट होते हैं ना रिएक्शंस, ये इस तरह से होता है कि इसमें जो न्यू पार्टिकल बनता है यानी या आप ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन थी वो मेटास्टेबल स्टेट ऑफ कार्बन में चली जाती है और कार्बन की में से फिर गैमा रे भी निकलती है। यानी आपके पास बीटा एमिशन जो है वो कभी भी अकेले नहीं होती बल्कि उसके साथ गैमा जरूर हो रही होती है, क्योंकि जब आपके पास पॉजिट्रॉन बाहर निकल जाता है तो वो जो नया एलिमेंट बनता है वो एक्साइटेड स्टेट में बनता है और उस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए उसको फिर गैमा एमिट करनी पड़ती है। अब आ जाती है बात न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की, जो भी हमने बात की है कि आपके पास जब भी हमने रिएक्शन लिखा है तो साथ में हमने पॉजिट्रॉन एमिशन के साथ एक न्यूट्रिनो एलिमेंट लिखा है। तो इसी न्यूट्रिनो का जो एंटी पार्टिकल है वो आपके पास एंटी न्यूट्रिनो कहलाता है और वो निकलता है जब आपके पास बीटा पार्टिकल्स नेगेटिव वाला एमिट होता है। आमतौर पर जो बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं हर किस्म के रिएक्शंस में, तो उनमें मुख्तलिफ एनर्जी के बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं और इसी तरीके से न्यूट्रॉन्स के पास भी कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी होती है। यानी जो एनर्जी है बीटा एमिशन वाले केस में या बीटा डिके के केस में वो बीटा पार्टिकल्स और न्यूट्रिनोज उन दोनों को मिला के बनी होती है और इस वजह से ये जो भी आपके पास बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे इनकी मैक्सिमम फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक के ये हो सकते हैं। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है जो बाहर निकलता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यूजुअली इतनी होनी चाहिए जो जितनी भी एक रिएक्शन में अवेलेबल एनर्जी है ना वो सारी की सारी उस इलेक्ट्रॉन को मिल जानी चाहिए, चाहे वो पॉजिट्रॉन है चाहे वो इलेक्ट्रॉन है। तो उसको सारी एनर्जी बीटा डिके की फॉर्म में लेकर तो जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये जब हम एक्सपेरिमेंटली हमने इसको स्टडी किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले इनके पास जो एनर्जी थी ये वो टोटल एनर्जी नहीं थी बल्कि उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग एनर्जी आ रही थी, कुछ एनर्जी गायब हो रही थी। अब ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन गया या ये एक हमारे लिए थॉट प्रोवोकिंग बात बन गई कि आखिर ये बाकी की एनर्जी जा कहाँ रही है। क्योंकि देखिए ना एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की एनर्जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स, पेरेंट्स वाली एनर्जी डॉट के बराबर होनी चाहिए। अब हो क्या रहा था कि वो सारी की सारी एनर्जी मिलनी थी बीटा पार्टिकल को, लेकिन बीटा पार्टिकल को वो एनर्जी नहीं मिल रही है, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का डेफिशिएंट हो रही है, कुछ ना कुछ एनर्जी मिसिंग आ रही है। तो वो मिसिंग काइनेटिक एनर्जी कहाँ जाती है और ये जो हमारी तलाश थी इस मिसिंग एनर्जी को मालूम करने की, तो इस ये बाइस बनी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रिनो की। तो इस हो क्या रहा था कि जब एनर्जी आपके पास बैलेंस नहीं हो रही थी तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर होल्ड नहीं कर रहा था। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के होल्ड होने के लिए 6-7 लॉज हैं जो कि कंजर्व रहने चाहिए। उसी में से एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं था कि जैसे अगर हम यही रिएक्शन देखें नाइट्रोजन वाला जो कार्बन में चेंज हो रहा है और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो बेसिकली क्या होना चाहिए जो एक्चुअल स्पीड और डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की थी ना वो ये थी। ठीक है जी। लेकिन होनी क्या चाहिए थी ये वाली, कि मतलब सेम डायरेक्शन में होना चाहिए था ना, दिस इज कार्बन और ये नाइट्रोजन इससे लेफ्ट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन द राइट, ताकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो होल्ड करे। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी खास एंगल पर स्कैटर हो रहा था, यानी कि वो होल्ड नहीं कर रहा था फिर लीनियर मोमेंटम। क्योंकि आप देखें जो इनिशियल मोमेंटम है इट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज होंगी तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट वाला केस ही नहीं है। यहाँ पर आप देखें कि ये कोई खास एंगल है जिस पर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एमिट हो रहा है। अच्छा एक और बात बताती चलूंगी, ये जो बीटा डीके होता है ना दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वीक इंटरेक्शंस। आपके पास हमने स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शंस की बात की थी, तो ये वीक इंटरेक्शन है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो कि होल्ड नहीं हो रहे, इनको
मतलब कंपनसेट करने के लिए या इनको स्टडी करने के लिए कि ये क्यों होल्ड नहीं कर रहे हैं या कैसे ये होल्ड कर सकते हैं, 1934 में अर्निको फर्मी ने एक थ्योरी डेवलप की जिसको कहा जाता है थ्योरी ऑफ बीटा डिके। और उन्होंने अम, ये जो थ्योरी थी जिसमें डिस्क्रिपेंसीज को ओवरकम करने के लिए पेश की थी कि यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जितने भी कंजर्वेशन लॉज हैं वो इस थ्योरी के बाद होल्ड करते थे। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी में उन्होंने ये बात की कि ये सिर्फ यहाँ पर बीटा पार्टिकल नहीं इमिट हो रहा है, यानी आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इमिशन नहीं हो रही है, बल्कि इसके साथ साथ इमिट हो रहा है एक और पार्टिकल। वो जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल जो मिसिंग एनर्जी हमें मिल रही थी या जो मोमेंटम की डायरेक्शन कंजर्व नहीं हो रही थी, उस मोमेंटम की डायरेक्शन को कंजर्व करने के लिए उस डायरेक्शन में एमिट हो रहा है। और जो मिसिंग एनर्जी है, वो मिसिंग एनर्जी एक्चुअली उस पार्टिकल के पास है, वो पार्टिकल उस एनर्जी को लेके एमिट हो जाता है या मूव करता है। तो ये जो असम्पशन थी या ये जो थ्योरी इन्होंने पेश की, वो बुनियाद बनी डिटेक्शन ऑफ अ न्यू पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल है इसको नाम दिया गया न्यूट्रिनो का, जिसको इटालियन वर्ड है जिसका मीनिंग है लिटिल न्यूट्रल वन। और उन्होंने ये बात की कि क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो कंजर्व है, तो इसलिए ये जो नया पार्टिकल है ना, इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं। ठीक है जी। नया पार्टिकल जो है और मास भी कंजर्व है, तो इसका जो मास भी कोई नहीं है। ठीक है। तो अब है क्या कि ये जो नया पार्टिकल है, ये छोटा सा पार्टिकल है, इसके ऊपर ना तो कोई चार्ज है और इसका मास जो है वो बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। और सिर्फ ये एनर्जी है इसके पास, और दूसरा ये एक ऐसी डायरेक्शन में है जो मोमेंटम को कंजर्व कर रहा है। तो एंटी मैटर जो न्यूट्रिनो का है वो है एंटी न्यूट्रिनो। और आप ये देखिए कि न्यू साइन लगाकर आप उसके ऊपर एक बार डाल देते हैं, तो वो एंटी न्यूट्रिनो बन जाता है। ये हमारे पास अब मोमेंटम कंजर्व करने के लिए है कि ये अगर आपके पास न्यूट्रॉन है, सॉरी नाइट्रोजन है जो कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में एक प्रोटॉन एमिट हो रहा, हाँ जी, पॉजिट्रॉन एमिट हो रहा है। और इस केस में ये देखें कि ये होगा आपके पास पॉजिट्रॉन एमिशन, और ये होगी आपके पास, सॉरी, ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एमिशन है और ये आपके पास है एक एंटी न्यूट्रिनो। तो ये एक दूसरे की इस डायरेक्शन में जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। और अगर पॉजिट्रॉन यहाँ से निकल रहा हो तो फिर उसके एंटी न्यूट्रिनो जो है वो यहाँ पर आएगा और एक दूसरे के इफेक्ट को कर देगा ये कैंसल, और आपका कंजर्वेशन जो मोमेंटम है वो हो जाएगा कंजर्व। तो अब इन्हीं कंजर्वेशन लॉज की बेस पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं इस नए पार्टिकल की कि ये न्यूट्रिनो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो न्यूट्रिनो जो है जी वो अनचार्ज है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि चार्ज तो हमारे सिस्टम में हमारे पूरे प्रोसेस में पहले से ही कंजर्व है। तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में डिके हो रहा है, और इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन में डिके हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिके हो रहा है, और साथ में मिल रहा है आपको न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो है उसमें रेस्ट मास जो है उसका जीरो है, लेकिन इसके पास एनर्जी और मोमेंटम हो सकता है। यानी ये जीरो मास का पार्टिकल है और सारा का सारी इसमें एनर्जी होती है, और इसी तरह आपके कंजर्वेशन लॉज जो है वो होल्ड करते हैं। अच्छा जी, ये जो एनर्जी इसके पास होती है ना वो इतनी ज़्यादा होती है कि आप इसको कह सकते हैं कि ये नियरली स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करता है और रिलेटिविस्टिक स्पीड्स के साथ मूव कर रहा होता है। न्यूट्रिनो जो है ये मैटर के साथ बहुत वीकली इंटरेक्ट करते हैं। ज़ाहिर है इसने वीकली इंटरेक्ट ही करेगा, उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर इसके ऊपर चार्ज होता तो मे बी देयर विल बी सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन, या इसका कोई मास होता तो भी कोई इंटरेक्शन हो सकता था, यानी अपने मास के ऑब्जेक्ट के साथ ये कोई कोलिजन कर सकता था, उसमें से कुछ नॉकआउट इलेक्ट्रॉन्स कर सकता था, ये कुछ भी कर सकता था। लेकिन ना तो इसका मास है और ना इसका चार्ज। ये दो एंटिटीज, ये दो प्रॉपर्टीज किसी पार्टिकल के पास होनी चाहिए ताकि वो इंटरेक्ट कर सके, लेकिन इसके पास इंटरेक्शन के लिए ये दोनों ही चीजें नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये वीकली इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ। और कुछ 25 इयर्स जो हैं वो लगे थे इसको डिटेक्ट करने में। क्यों? और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सन से अर्थ, सन पर क्योंकि हर तरह के डिकेज हो रहे हैं, वहाँ बीटाज भी हो रहे हैं, बीटा डिके भी हो रहे हैं, न्यूट्रिनोज भी बन रहे हैं। तो न्यूट्रिनोज जो सन से जमीन पर आए हैं, मिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज आ चुके हैं, जमीन से गुजर भी चुके हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे उनके रास्ते में कहीं जमीन है ही नहीं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते ना, उनका कोई मैस नहीं है, चार्ज नहीं है।
अब न्यूट्रिनोज जो हैं दे ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि उनका कोई मास नहीं है लेकिन उनके पास सारी की सारी एनर्जी है, तो वो मैक्सिमम स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं, यानी स्पीड ऑफ लाइट के साथ, रिलेटिविस्टिक स्पीड्स के साथ। न्यूट्रिनोज जो है जब ये थ्योरी 1935 में पेश की गई एर्नेको फर्मी ने, तो उसी वक्त इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं था बीटा डिके की थ्योरी को एक्सप्लेन करने का। ऑल्दो कि ये डिस्कवर 1956 में हुए हैं, इनको ग्रीक लेटर न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इनका एटॉमिक नंबर 0 है और इनका मास नंबर भी 0 है। तो ये हमारे पास आज कुछ थ्योरी ऑफ बीटा डिके में नेक्स्ट जो हमने बातें डिस्कस की हैं वो यही थी कि बीटा डिके इज नॉट सो सिंपल, और इसमें डिस्क्रिपेंसी थी। इस डिस्क्रिपेंसी कहाँ से थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो अबे नहीं कर रहा था ये डिके, तो उसको डिके को इस प्रॉब्लम को या इस डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व करने के लिए अर्निको फर्मी ने एक थ्योरी पेश की, और उन्होंने ये कहा कि आप ये बिल्कुल ना सोचें कि सिर्फ यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, बल्कि उसके साथ में एक ऐसा पार्टिकल भी मौजूद है जिसका कोई मास नहीं है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जो वो मिसिंग एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, और इसके अलावा वो उस खास डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज नेसेसिटी टू कंजर्व द मोमेंटम। तो उसको नाम दिया गया न्यूट्रिनो को का द लिटिल न्यूट्रल वन, कि ये न्यूट्रल भी है, बहुत स्मॉल है, मतलब मैसिव तो बिल्कुल भी नहीं है, रेस्ट मास इसका 0 है, और ये मूव करता है उस खास डायरेक्शन में जो कि फुलफिल करता है हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम को, और बीटा डिके फिर हमारे पास इस तरह होता है। 1956 में ये डिस्कवर हुआ। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस या मैथमेटिकली हम जो इसको डील करते हैं या बीटा डिके के बारे में हम हमने कुछ कैलकुलेशंस की हैं कि किस किस तरीके से होता है, वो हम इंशाल्लाह ताला अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। दैट विल बी द पार्ट 3 ऑफ आवर दिस बीटा डिके सीरीज।